नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। देखिए, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सीमा पर सेना का दम्य शौर्य, कश्मीर पर अमेरिका जैसे ताकतवर देश को साफ संदेश, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं। स्वदेशी हथियारों की गर्जना, हर मोर्चे पर भारत की सशक्त विदेशी नीति दुनिया को बता रही है कि अब भारत सिर्फ सुनता नहीं है, दिशा भी तय करता है। ये संकेत नहीं, प्रमाण है कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व मंच पर नेतृत्व करेगा। अब ये नया भारत है, आत्मनिर्भर है, अडीग है और अद्वितीय है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर मेरे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले करीब करीब एक महीने से भारत ने विश्व को यह साबित कर दिया है कि भारत एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा। भारत ने अभी जो 4 दिन की लड़ाई चली उसमें यह साबित कर दिया कि भारत का जो हथियार बनाने का, जो लेटेस्ट रक्षा उपकरण बनाने का जो तरीका है या जो लेवल है, वो वर्ल्ड की किसी भी देश से कम नहीं है। भारत ने ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीतिक शक्ति, उनकी जो है वो आपस में अन्य राजनीतिक दलों के साथ में जब मुसीबत आती है तो एकजुट होना और देश को आगे ले जाना, देश को उस मंच पर खड़ा कर देना जहां पर विश्व को ये लगे कि भारत नाव अब दबने वाला नहीं है। भारत ने अमेरिका से भी इस युद्ध के दरमियान में कहीं पर भी कोई ऐसी बात, दबने वाली बात नहीं की। भारत बराबर पे आकर के सबसे बात की और पाकिस्तान को 4 दिन के युद्ध पे ही जो है वो घुटनों पे ला दिया। ये आप सब भारतवासी का, सेना का और साथ-साथ में राजनीतिक शक्ति का एक प्रतीक है कि हम इस लेवल पर आज बात कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत बड़ा परिवर्तन अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले वीक में जो भारत में देखने को मिला, वो आप सब लोगों को और भी आनंदित कर देगा। भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, या यूं कहें कि बनने के करीब है, क्योंकि बहुत से लोग पॉइंटों के फर्क को करीब मानते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि जब आप 2014 में विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था पे थे, वहां से लेकर के आज आप 2025 में विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था पर आए हैं, तो ये एक ऐसा सफर था जहां पॉइंटों की जो अभी की जो आपको गैप लग रहा है वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये पक्की बात लग रही है कि 2027 तक हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। दोस्तों, भारत ने जर्मनी, स्पेशली जो अब हमारा अगला टारगेट है 5 ट्रिलियन का, उसको हम लोग जो है वो बहुत जल्दी 2-2.5 साल में पालेंगे। ये सूचना हमें अभी पिछले वीक में नीति आयोग के जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया, वहां के नीति आयोग के एमडी सुब्रमण्यम जी ने देश को दी। दोस्तों, भारत इस वक्त 4.187 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ में जो जापान की अर्थव्यवस्था थी 4.186 ट्रिलियन, उससे आगे निकल गया है। और अभी करीब करीब यूं मानिए कि ये एक ऐसा संकेत है जो भारत को ये सिद्ध करता है कि भारत की जो गति है वो तेजी से हो रही है, भारत में अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदल रही है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर बहुत सी चीजें इंक्लूड करती हैं। खासकर मैं कहूंगा कि जो आप कोई अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, जब आप एक मकसद को लेकर के चलते हैं, जब आप एक टारगेट को लेकर के चलते हैं, जब आप एक विजन को लेकर के चलते हैं, तो उसके जो परिणाम हैं आपको सार्थक मिलते हैं, और उन परिणामों से आपको यहाँ तक जो है वो एक बहुत बड़ी मंजिल जो आपको तय करनी है, उसका रास्ता भी आगे भविष्य में स्पष्ट होता जाता है। भारत पिछले 10 और 11 सालों से अपनी नीतियों को इस तरह से बना रहा है कि बहुत सी नीतियां, अगर मैं आपसे बात कहूंगा कि मैं अगर आप नीतियों की बात करूंगा तो आपको लगेगा किसी स्पेशल या आप किसी राजनीतिक पार्टी की जो है वो तारीफ कर रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि जो भारत जिस पथ पर आगे चल रहा है वो पथ इतना स्पष्ट है और उसकी नीतियां इतनी क्लियर है कि हर भारतवासी को भी कहीं ना कहीं इन नीतियों से महसूस होगा। भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जब से जीएसटी लगा है, भारत में बहुत सा टैक्स कलेक्शन जो है वो आने लग गया है। भारत ने एक 2014 में मेक इन इंडिया नाम से एक जो है वो एक अभियान शुरू किया। एक देश में जो है वो एक लहर सी आ गई कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में केंद्र सरकार ने बहुत से सेक्टर्स में पूरा की पूरा 100% तक भी जो है वो फॉरेन कंपनियों को खोल दिया कि भारत में आकर के फॉरेन की कंपनियां जो है वो अपने उद्योग लगाएं। भारत उनके लिए
बहुत सी सुविधाएं प्रदान करेगा। लाइकवाइज उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा। भारत उनको जो है वो और बहुत सी चीजें जो है वो ऐसी देगा, जैसे रियायती दामों पर, जिससे बाहर की कंपनियां जो है वो अट्रैक्ट होकर के भारत में अपने जो है वो उद्योगों को लगाएं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से प्रगति करे। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये एक ऐसी योजनाएं थी जिनके तहत जो है वो एक बहुत बड़ा जंप भारत को मिल रहा था। इन योजनाओं के तहत, इन योजनाओं के अंतर्गत जो बहुत सी परियोजनाएं जो साथ साथ जुड़ती गई, जिनमें यूं कह लीजिए कि जब भी कोई फॉरेन की कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बेसिक जो है वो उसको जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रोड स्ट्रक्चर कह लीजिए, ट्रेन स्ट्रक्चर कह लीजिए, आपको हाईवे मान लीजिए, देन उसके अलावा एयरपोर्ट फैसिलिटीज मान लीजिए, ये सब चीजें बाहर की उद्योगों को हिंदुस्तान में लगाने के लिए एक जरूरत रहती है। क्योंकि कभी भी आप जब रॉ मटेरियल बाहर से मंगाओगे या जब आप उस बने हुए मटेरियल को बाहर भेजोगे, तो ये सब सुविधाएं आपको बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी। और इसके साथ साथ में ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो लेबर है, जो भारत में जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, वहां पर आपको जो है वो एक स्किल्ड लेबर जो है वो मिले। तो इसके लिए आपको एजुकेशन पॉलिसीज को भी इस तरह से बनाना पड़ेगा कि आपके युवा, जो आपके बेरोजगार युवा हैं, वो स्किल के लिए जो है उनका जो है डेवलपमेंट हो, और वो जो उद्योग हिंदुस्तान में आने वाले हैं उनके अंदर जो है वो काम कर सकें और बेरोजगारी भी दूर हो सके। ये एक पहली जो है वो कड़ी रहती है कि मेक इन इंडिया बनाने के लिए, जो मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा बहुत सी परियोजनाएं ऐसी थी कि आम हिंदुस्तानी आज की डेट में अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत चिंतित रहता है, और क्यों ना रहे, क्योंकि आज की डेट में हिंदुस्तान किसी भी कंट्री से, जो विकसित देश हैं उनसे कहीं पर भी कम नहीं है। भारत में अब जो स्वास्थ्य का जो जिस हिसाब से प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है वो जो 5 लाख और या 10 लाख की जो है वो मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है, उससे हर आम आदमी इतना जो है वो अनुभव फील करता है कि कहीं पर भी अगर उसको जो है वो हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराएगा तो उसका इलाज मुफ्त होगा। उसके अलावा जो बहुत से ऐसी परियोजनाएं थी, जिसे जो है स्वच्छ भारत अभियान आपको देखने में ऐसा लगता है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी आप देखिए, जो विकसित देश हैं, दो चीजों में बहुत हमसे आगे रहे हैं। विकासशील और विकसित देशों का जो फर्क रहता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का रहता है, एजुकेशन का रहता है, स्वच्छता का रहता है, और साथ साथ में उनकी जो है वो एजुकेशन पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप देखेंगे कि भारत ने स्वच्छ जो भारत अभियान चला, उससे भारत में अवेयरनेस आई, और जगह जगह भारत में इस तरह के प्रोग्राम्स और इस तरह से टॉयलेट्स का, पिंक टॉयलेट्स आजकल एक नया कंसेप्ट आया है, तो लोगों ने स्वच्छता की तरफ बहुत बड़ा कदम लिया। और आज भारत में जो बीमारियां होती थी, जो अनहाइजीन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम जनरेट होती थी, जो जो किसी कारणवश जो है बैक्टीरिया फैलते थे, उस पर भी कंट्रोल आया। इसके अलावा जल मिशन कह लीजिए, इसके अलावा जल जीवन मिशन कह लीजिए, जन आधार योजना कह लीजिए, देन उसके अलावा आप डिजिटल इंडिया कह लीजिए, पीएम विश्वकर्मा योजना कह लीजिए, ये सारी ऐसी योजनाएं थी जो है वो आने शुरू हुई। और आज 2025 में हम इन योजनाओं में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे, बहुत से लोग ऐसी ऐसी बात भी करेंगे कि भारत अभी तक जो है वो पर कैपिटा इनकम भारतीय की बहुत कम है। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम को अगर आप निकालने का तरीका देखते हैं, तो पर कैपिटा इनकम टोटल जो है वो आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है। आज जापान की पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन चाइना जो है अर्थव्यवस्था में उससे कहीं ऊपर है, दूसरे नंबर पर है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो डिसाइड नहीं करती कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो किस लेवल पे जा रही है। अर्थव्यवस्था एक अलग चीज है, पर कैपिटा एक अलग चीज है। हाँ, ये बात सही है कि आम भारतवासी का स्टैंडर्ड कैसा होगा, कैसा वो उसको रहन सहन में होगा, या हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लीजिए। भारत जो है पिछले कुछ सालों में हैप्पीनेस इंडेक्स में भी जो है वो 11 बादान ऊपर चढ़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी बहुत सारी दुनिया खुश है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जहां अमेरिका हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे की तरफ गया है, भारत ऊपर की तरफ आया है। ये भी एक अच्छा साइन है, एक शुभ संकेत है। दोस्तों, जब कभी भी देश आगे बढ़ता है तो एक ट्रांजिशन फेज होता है, जहां पर आपको वो जो उन्नति है वो दिखती नहीं है। जैसा मैं कहूं कि 11 या 12 साल में बहुत से लोग कहते हैं कि अभी भी गरीबी की रेखा से लोग ऊपर नहीं उभर करके आए हैं, लेकिन मैं मानूंगा कि जो छोटे छोटे परिवर्तन आज जो स्ट्रक्चर बिल्ड होता है, वो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में एक बड़ा पेड़ बनता है। लेकिन बनते हुए पेड़ क्यों आप एसेस बार बार अगर आप करने लगते हो, या उसको करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप करते हो तो आपको बहुत रिमार्केबल फर्क नहीं लगता। लेकिन जब वो पेड़ पूरा जो है वो एक आधार बन जाता है, तो आपको उसके ऊपर की बिल्डिंग बनाना, आप नींव से शुरू करिए, तो बहुत आसान हो जाता है। तो यही एक कारण है कि लोगों को अभी भी ये जो अर्थव्यवस्था चौथी से हम लोग जब तीसरी पे जंप करेंगे तो थोड़ा संशय लगता है। पर मैं श्योर हूं कि 2027 में जिस हिसाब से नीतियां काम कर रही हैं, जिस हिसाब से आम भारतवासी की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है,
भारत में अगर आप ये देखेंगे कि कोरोना काल में 19-20 में 20-21 में भारत क्या पूरा विश्व यूं कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी नीचे आ गया था, ग्रोथ कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद में इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने वापस रिबाउंड किया और हम लोग आज इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि हम आज विश्व के बहुत से देशों को टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, दोस्तों अभी मैंने जैसा आपको जिक्र किया कि भारतीय रक्षा अनुसंधानों ने, भारतीय रक्षा उपकरणों ने आज विश्व को ये बता दिया है कि भारत किसी भी कंट्री से कम नहीं है। दोस्तों एक चीज मैं और कहूंगा कि अगर आप देखें 2014 के बाद में या पहले बहुत सी चीजें हिंदुस्तान में ऐसी थी जिनमें जो है वो, जैसे आप बीएसएनएल कह लीजिए, एलआईसी कह लीजिए, बैंक कह लीजिए, ये सब चीजें जो है वो घाटे में जा रही थी। बहुत से लोग कहते थे कि ये कब बंद होंगी, बीएसएनएल जो है वो क्या होगा। लेकिन अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो मैंने अभी देखा कि बीएसएनएल अपने ग्रोथ की तरफ आगे, एयर इंडिया, तो ऐसी बहुत सी जो बंद पड़ी हुई परियोजना थी वो भी आज ग्रोथ की तरफ है। ये एक एक जो है वो आदमी की, एक कंट्री की ग्रोथ नहीं, ओवरऑल जितने भी लोगों का इसमें योगदान है, आम नागरिकों का योगदान है, बड़ी जो है वो उद्योगपतियों का योगदान है, वो भी सराहनीय है कि सब कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके आज की डेट में काम कर रहे हैं। दोस्तों भारत, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आप ये देखिए कि भारत जो है वो डिजिटलाइजेशन में, खासकर अगर आप कहेंगे कि यूपीआई में, भारत आज की डेट में वर्ल्ड में जो है यूपीआई में नंबर 1 कंट्री है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं विदेश में, जब आपको लगता है कि आपकी कंट्री में तो यूपीआई आज की डेट में एक रेहड़ी वाले के पास है, एक छोटे से छोटे दुकानदार के पास है, लेकिन विदेशों में अभी वो लोग अपना रहे हैं, लोग इनिशिएशन स्टेज में, तो आपको प्राउड फील करता होता है। दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी भारत को बहुत सा काम करना है, खासकर स्वच्छ भारत की तरफ और काम करना है। देन उद्योगों में आपको और काम करना है। एक चीज मैं आपसे और बात कहूंगा कि 2014 के बाद में जब मेक इन इंडिया शुरू हुआ, उससे लेकर के आज तक अगर ये चीज अगर आप देखते हैं, बहुत से लोग इस पे बहस भी करते हैं कि हम लोग बहुत सक्सेस नहीं हुए। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा बिजनेस नहीं आया मेक इन इंडिया का। मैं मानता हूं कि अभी हम उस लेवल पर पे नहीं पहुंचे कि बहुत फॉरेन कंपनीज हमारे पास आकर के जो है वो हमारे यहाँ पे उद्योग लगाएं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि उसके लिए जो जरूरतें थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको विकसित किया और समय के साथ में इन 11 सालों में हमने बाहर की कंपनीज को जो है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। और आज अभी आप कुछ दिनों में पहले देख रहे थे कि जैसे अमेरिका ने टैरिफ की जो युद्ध चला, उसके अंदर भारत में आईफोन, आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, भारत अब आईफोन बनाने में जो है वो चाइना को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। इस साल जो है वो जो आईफोन बनाने की ग्रोथ चाइना के मुकाबले आई है, 75% से भी ज्यादा इंडिया में आईफोन बनने वाला ग्रो हुआ है और उससे आईफोन की कॉस्ट भी नियंत्रित होने लगी है। और वर्ल्ड में अगर आप हिंदुस्तान में जो है वो आईफोन हिंदुस्तान का बना हुआ अमेरिका में पाते हो और चाइना का बना हुआ दूसरी कंट्रीज में होता है, तो आप ये कितना मैटर और प्राउड फील होता है कि हिंदुस्तानी जो विशेषज्ञ हैं, हिंदुस्तानी जो लेबर है, आज की डेट में दुनिया के लिए ये प्रोड्यूस कर रही है। और इसी कारण अभी ट्रंप सरकार ने जब आईफोन के टीम कुक को कहा कि आप यहाँ पर जो है वो हिंदुस्तान में मत बनाइए, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है, उनको भी लेबर, उनको भी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हिंदुस्तान में कम पड़ती है तो क्यों ना बनाए। तो ये एक अलग तरह की विजय है भारत की, जो आने वाले समय में आपको और रूप में देखने को मिलेगी। इवन टेस्ला टेस्ला में अगर आप देखेंगे कि टेस्ला का जो है, जो आज की डेट में इंटरलिंक वगैरह बहुत सी चीजें जो है वो हम लोग, स्काई लिंक, हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन की दृष्टि से बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है कि हम लोग जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पर इस जो अभी जो है वो रेट, जो टैक्सेस को लेकर के जो है वो काफी कंपटीशन चल रहा है, उसमें भारत बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होने जा रहा है। आपने इन कुछ दिनों में बहुत सी चीजें जो है वो और ये पाई होंगी कि उद्योगपतियों को सिर्फ जो है वो सिर्फ फायदा मिल रहा है इस उन्नति का। दोस्तों ऐसा नहीं है। जब भी उद्योगपति लगाते हैं तो बहुत से लोग उसके साथ में रोजगार पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पाते हैं, जो कमाई होती है उससे जो है वो बहुत लोग स्पेंड करते हैं, उससे आप टूरिज्म, कितनी और चीजें डेवलप होती हैं। सिर्फ यही एक जो है वो नहीं है कि साहब जो है उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वे में पूरे के पूरे लोगों को फायदा होता है, बेरोजगारी दूर होती है। बहुत से कारण है दोस्तों। इन आज भारत जो है वो, अगर अपन कहें कि भारत की कोविड कोविड वैक्सीन जो थी पूरे दुनिया में, आज मान गई पूरी दुनिया की भारत आज की डेट में कोविड वैक्सीन को भी बना सकता है। और हमने बहुत सी जरूरतमंद देशों को कोविड वैक्सीन भी दी। मैं ये छोटी सी बात में आपको ये कहना चाह रहा था कि भारत अब वो भारत नहीं रहा, भारत अब बहुत नया भारत आ गया है। और आप सब लोग जो प्राउड फील करते हैं, आने वाले समय में ये और भी बहुत मैटर ऑफ प्राउड रहेगा। सो नमस्कार दोस्तों, एक अगेन मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच।